हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ऑडियो ऑन वीडियो क्लियर है तो प्लीज थम्स अप कर दीजिए। हाँ, 5 मिनट उनके टाइम वेस्ट हो गए। हम युगांडा के प्रेसिडेंट है ये, युगांडा के प्रेसिडेंट है ये। 5 मिनट में इनके टाइम वेस्ट हो गए भाई साहब। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक यकीन 2.0 बैच में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नया चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर का ये लेक्चर नंबर 1 है। लेकिन आज मैग्नेटिज्म एंड मैटर में सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बेटा आपका मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अच्छा, टॉर्क भी थोड़ा एक बार और समझा दूंगा। टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ऑन मैग्नेटिक डाइपोल, ऑन मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल में टॉर्क कितना लगता है और उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है ये समझा देंगे थोड़ा सा। फिर बेटा आपको पढ़ाएंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। फिर एक छोटा सा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। वो टॉपिक दोनों ही चैप्टर के लिए कॉमन है, दोनों चैप्टर मैग्नेटिज्म से ही रिलेटेड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। उसके बाद हम पढ़ेंगे बार मैग्नेट, बार मैग्नेट एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट। ठीक है, हो तैयार, हो तैयार। करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, हाँ बिल्कुल पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। अभी मैं बेटा इंदौर में हूं, है ना, ऐसा है कि मैं हूं इंदौरी अभी। आज 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 के लिए मैं इंदौरी हूं, कोई मेरे से बकवास नहीं करेगा, है ना। चलो देख इधर, लेट क्यों हुआ? लेट इसलिए हुआ भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा। लेट क्यों हुआ चलो तुमको बता देता हूँ। तो लेट इसलिए हुआ मैं इंदौर में रुका हुआ हूँ, होटल है, उस होटल में सवेरे सवेरे बोला कि ब्रेकफास्ट भी हम आपको देंगे। ठीक है भाई, ब्रेकफास्ट कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो मैं गया ब्रेकफास्ट करने में। ऐसा नहीं है, मैं 8 बजे उठ गया था। 8 बजे उठने के बाद मैं गया होटल में ब्रेकफास्ट करने। अब वो भाई साहब, उस होटल में ब्रेकफास्ट करने की इतनी व्यवस्था थी, इतनी व्यवस्था थी। मैं इतने देर तक खाया, इतनी देर तक खाया, क्या क्या खाया मैं क्या ही बताऊं। होटल में आया, खाने पीने की इतनी व्यवस्था थी ना वहाँ पे, 5 स्टार होटल था। उस होटल में खाने पीने की इतनी व्यवस्था थी, सुबह सुबह। 5 स्टार होटल है वो, क्लीनेस्ट सिटी, हाँ, नंबर 1 क्लीन सिटी है। तुम लोग मत आ जाना, ये तो आदमी के शक्ल के हिसाब से गंदा कर दोगे तो। हाँ, वहाँ पे खाने पीने की इतनी व्यवस्था थी सुबह सुबह। होटल में, होटल में, होटल, झूठ नहीं बोल रहा। मैं वीडियो बना के लाया हूँ, मैं दिखा दूंगा ना, 3 दिन तक होश नहीं आएगा तुम्हें। खाने पीने की व्यवस्था थी, जलेबी, ला, बेकरी के 50 तरह के केक, फिर पोहा, फिर जूस थे बहुत सारे, फिर वो इडली, फिर डोसा, फिर सैंडविच, फिर पूरी, छोले भटूरे, फिर नॉनवेज तो मैं खाता नहीं हूँ, वेज के बहुत सारे आइटम्स, समोसा, सब था। मतलब तुमको अगर दिखा दिया ना तो तुमको 5 दिन तक होश नहीं आया। इतना खाया हूँ, इतना खाया हूँ। भाई ध्यान से अब पढ़ ले। चलो देखो, ये क्या है, एक तुम्हारा क्या है, डाइपोल है। डाइपोल कहाँ है? ये तो रिंग है। हाँ, रिंग में अगर करंट फ्लो करता है, रिंग में करंट फ्लो करता है, 2 मिनट समझ लेना बेटा, इस पर सवाल आते हैं इसलिए 2 मिनट समझ लेना। जब रिंग में करंट फ्लो करता है तो वो मैग्नेटिक डाइपोल होता है। क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल होता है।
और उस मैग्नेटिक डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट होता है करंट इंटू एरिया होता है। करंट बोलिए सर आई, एरिया बोलिए पाई आर स्क्वायर, और उसका जो डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होता है। इसमें करंट कैसे बह रहा है, आंटी, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर तो इसमें डाइपोल मोमेंट बाहर। इतना तो समझ गए। हाँ, तो इसका जो डायरेक्शन है ना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, वो आपकी तरफ है। वो कहाँ है, आपकी तरफ है। मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ है, आपकी तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंट में 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री के एंगल पे ना एक इसमें टॉर्क लगता है, और उस टॉर्क की वैल्यू होती है एम बी इंटू थीटा, साइन थीटा। लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री तो साइन 90 क्या हो जाएगा, साइन 90 क्या हो जाएगा, टॉर्क मैक्सिमम लगेगा अगर ये एंगल क्या हो 90 डिग्री हो, साइन 90, तो बहुत तगड़ा टॉर्क लगेगा। अब इस टॉर्क लगेगा तो टॉर्क की वजह से ऑब्जेक्ट चलता है कि घूमता है, सर घूमता है, तो किधर घूमेगा, सर जिधर टॉर्क होगा। टॉर्क का डायरेक्शन कौन देता है, एम क्रॉस बी के डायरेक्शन से, तो एम में हाथ रखो मतलब एम तो बाहर की तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड कहां है, इधर, तो ये इस तरफ घूमेगा, ऐसे ऐसे इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा। देखो ऐसे करना है तुम्हें, इधर हाथ रखो मैग्नेटिक मोमेंट की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाओ तो ऐसे पलटेगा। मतलब मैं तुम्हें फिजिकली करके दिखाऊं, मैं तुम्हें अगर फिजिकली करके दिखाऊं, यहां कुछ देख रहा हूं, मैं तुम्हें अगर फिजिकली करके दिखाऊं, ये देख, ये देख, मान लीजिए डाइपोल है, मान लीजिए डाइपोल है, तो जैसे टॉर्क लगेगा ना ये ऐसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ऐसे घूम जाएगा ऐसे। तो सर घूमते हुआ जाएगा तो इसमें ओरिएंट हो जाएगा कि उधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है, क्योंकि जैसे मान लो यहां पे रखा, अचानक से टॉर्क लगा तो ऐसे घूमेगा तो घूमता हुआ चला जाएगा। हाँ, तो जब इधर चला जाएगा तो फिर ऐसे टॉर्क लगेगा, तो ये ऐसे ऐसे क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, ऐसे ऐसे क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो सर ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना होगा, ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना होगा, सर ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालने के लिए हम यहां पे अगर माने कि थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मूवमेंट, तो जब वो टॉर्क लगेगा वो लगेगा एम बी साइन थीटा। टॉर्क कितना लगेगा, एम बी साइन थीटा। और एसएचएम का कंडीशन होता है कि थीटा शुड बी वेरी स्मॉल। थीटा अगर मैं स्मॉल रखूंगा तो साइन थीटा में थीटा ही बचेगा, हाँ, और टॉर्क को लिख सकता हूं आई अल्फा बराबर एम बी थीटा। यहां पे अल्फा को रहने दो, आई को नीचे ले जाओ, एम बी बटा आई इंटू थीटा बाहर आ जाएगा। बताओ ये क्या है, ये सर एंगुलर एक्सीलरेशन है। क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन है। ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं एंगुलर एक्सीलरेशन के फॉर्मूले में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कोने में ले जाऊं तो बचा हुआ क्या होता है, जल्दी बताओ कमेंट में, जल्दी बताओ। ओ बचा हुआ क्या होता है, बचा हुआ ओमेगा स्क्वायर होता है। तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा एम बी बाई आई, तो ओमेगा हो जाएगा रूट अंडर एम बी बाई आई। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ओमेगा को लिखेंगे 2 पाई एफ, ओमेगा को लिखेंगे 2 पाई एफ, तो 1/2 पाई रूट अंडर एम बी बाई आई आई। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 1/1 फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/1 फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर आई बाई एम बी। क्या डेरिवेशन की जरूरत थी कि पहले से आपको पता था, पहले से आपको पता था, पहले से आपको पता था, पहले से आपको पता था। जैसे मान लो ये डाइपोल है, जैसे मान लो ये डाइपोल है, और तुमने इस डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रख दिया, तो ऐसे रखोगे। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इसके प्लेन से परपेंडिकुलर ऐसे होता है, और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे है, हाँ मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे है, डाइपोल भी ऐसे। इसको थोड़ा भी डिस्टर्ब करके छोड़ोगे, थोड़ा भी डिस्टर्ब करके छोड़ोगे, मैग्नेटिक फील्ड कहेगा मत जाने दो ना, इससे तो मैं प्यार करता हूं, मेरी तरफ आने दो ना, मत जाने दो ना, मेरी तरफ आने दो ना। टॉर्क लगा के अपनी तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, तो ये कैसे ऐसे 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 ऑसिलेट करेगा। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। हाँ, तो इसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है ये। सर ये तो मैग्नेटिक डाइपोल का है, हाँ। इलेक्ट्रिक में भी ऐसा आया था, हाँ। इलेक्ट्रिक में क्या आया था, 2 पाई आई बाई पीई, आई बाई पीई। यहां क्या आया है, 2 पाई आई बाई एमई, 2 पाई आई बाई एमई। मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आया था, टी इज इक्वल टू 2 पाई आई बाई पीई, आई बाई पीई। वहां क्या आया था, आई बाई एमई, आई बाई एमई। सर वो दोनों सेम ही होता है क्या, हाँ। वो इलेक्ट्रिक डाइपोल था, माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, डाइपोल मोमेंट होगा क्यूएल।
अगर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में थोड़ा सा हिला के छोड़ देंगे, ऐसे थोड़ा सा हिला के छोड़ देंगे तो ऐसे ऐसे हिलते रहेगा, थोड़ा सा हिला के छोड़ देंगे ऐसे ऐसे डोलेगा, थोड़ा सा हिला के छोड़ देंगे ऐसे ऐसे डोलेगा, तो टाइम पीरियड होगा 2 पाई रूट अंडर I/P। यहां पे पूरे डाइपोल को रख के छोड़ देंगे, डाइपोल भी ऐसे ऐसे डोलेगा, उसका टाइम पीरियड होगा T=2 पाई I/M/E। I/M/E MB I/MB सही है क्या? हाँ, टाइम पीरियड तो सही समझ में आ रहा है सर, बहुत बढ़िया, टाइम पीरियड तो सही समझ में आ रहा है। जहां पे ये याद रखना, आई है मोमेंट ऑफ इनर्सिया, आई है मोमेंट ऑफ इनर्सिया, मोमेंट ऑफ इनर्सिया। अच्छा, इसमें एक मैंने तुमसे सवाल भी गलत कराया था, अगर तुम्हें याद हो तो, मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। बताओ तो, इसमें मैंने तुमसे एक सवाल गलत कराया था कि नहीं? इसमें तुमसे मैंने एक सवाल गलत कराया था कि नहीं? इसमें मैंने तुमसे एक सवाल गलत कराया था कि नहीं? क्या गलत कराया था, याद है आज तुम्हें? याद है? देखो, इनिशियली मैग्नेटिक डाइपोल इन द फील्ड ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल in the direction of field, 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 find work done to rotate it by 90 डिग्री। क्या गलत कराया था बताओ? क्या गलत कराया था बताओ? कई सारे सवाल इसमें मैंने तुमसे गलत कराए थे, क्या गलत कराया था बताओ बेटा, जल्दी, कम ऑन। थीटा एंगल वाला क्वेश्चन नहीं, हाँ एक एंगल वाला क्वेश्चन घुमाने वाला भी गलत किया था, एक और गलत किया था, 60 डिग्री ले लिया था तो चुट्टा खाया था। हाँ, एक और गलत कराया था, एक और गलत कराया था। क्या गलत कराया था याद करो। मैंने एक तुमसे सवाल गलत कराया था बेटा, वो ये था कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड से एक डाइपोल थीटा एंगल पे है, ठीक है, इसको यहां से रिलीज कर दिया, रिलीज कर दिया, तो वो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग आने में कितना टाइम लगेगा? टाइम टेकन टू रोटेट द डाइपोल बाई थीटा एंगल, ये कराया था, याद है तुम लोगों को? एकदम घामर हो। ये कराया था, टाइम टेकन टू रोटेट द डाइपोल बाई थीटा एंगल, है ना? ये डाइपोल कितने देर में इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ आ जाएगा? तो इसका आंसर था टाइम T इज इक्वल टू कैपिटल T/4। ये आया था T इज इक्वल टू 2 पाई/4 रूट अंडर I/PE। ये कट के नीचे 2 आ गया था, ये आंसर आया था, याद है? T/4, बहुत बढ़िया। तो यार याद है, तूने पूरा टाइम बता दिया था, कुछ गलत किया था ना? सर ऐसा क्यों? क्योंकि ऑसिलेशन का मतलब है कि ये एक्सट्रीम हो गया और फिर बेटा ये मीन हो गया और फिर नीचे निगेटिव एक्सट्रीम हो गया, तो ये पूरा ऑसिलेशन होता है, ये पूरा ऑसिलेशन होता है। तो एक्सट्रीम से मीन तक आने का टाइम T/4 होता है। वाह बेटा, मजा कर दिया। अच्छा चल, ये कर, ये कर। अब इसमें गलत मत करियो। इनिशियली मैग्नेटिक डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड बी, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में। वर्क डन बताओ उसको 90 डिग्री से घुमाने के लिए। तो यहाँ पे जो वर्क डन का फॉर्मूला है, ये वर्क डन का फॉर्मूला माइनस डेल्टा यू यूज करोगे कि वर्क डन का फॉर्मूला प्लस डेल्टा यू यूज करोगे? सर दोनों में से सही तो एक ही होगा। नहीं, दोनों सही है। दोनों कैसे सही है कि ये तब लगाएंगे जब कंजर्वेटिव फील्ड का वर्क होगा। तुमसे पूछेगा वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताओ, या वर्क डन बाई मैग्नेटिक बताओ, वर्क डन बाई मैग्नेटिक बताओ, तब ये यूज करेंगे। अगर सिंपल वर्क पूछे, एक्सटर्नल का वर्क पूछे, तो सिंपल डेल्टा यू होगा। तो यहाँ पे वर्क किसका है? सर सिर्फ वर्क पूछा है तो फाइनल माइनस इनिशियल, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनली 90 डिग्री पर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना, -mb cos 90 विथ माइनस mb cos 0। तो ये 0 हो जाएगा, हाँ, ये माइनस माइनस प्लस और cos 0 0 mb, तो तुम्हारा आंसर आएगा सिर्फ mb जूल। अब यहाँ पे एक बच्चा मुझे इंस्टाग्राम पे डाउट भेजा, बढ़िया डाउट भेजा उसने, बोला कि सर ये तो सब गड़बड़ हो गया। मैंने पूछा कहा बेटा, कहा हुआ, कौन छोड़ के भाग गई? बोला नहीं सर,
आप तो बोल रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड वर्क ही नहीं करता है, तो फिर यहां वर्क कैसे निकाल रहे हो? मैंने बोला था मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पे वर्क नहीं करता है, डाइपोल पे तो कर सकता है ना घुमाने में, डाइपोल पे। अरे हाँ, तो ये वाले फील्ड को हम कंजर्वेटिव माने, बिल्कुल मानना पड़ेगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं तो बिल्कुल मानना पड़ेगा, है ना? ऐसे कैसे काम चलेगा, बिल्कुल मानना ही पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि एक बार इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड, ये सारे टर्म्स में एक बार रिवाइज करा दूं। क्यों? क्योंकि आज नया चैप्टर में भी वही चीज आएगा, नया चैप्टर में भी वही चीज आएगा, आज या कल सेम 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 चीज आपको दोबारा पढ़ना है। तो सेम चीज दोबारा पढ़ना है तो पीछे वाला पढ़ा देता हूं, वहां से काम चल जाएगा। पढ़ाऊंगा, दोबारा भी पढ़ाऊंगा, लेकिन तुमको देखते ही सब कुछ समझ में आ जाएगा, है ना? एक बार देखिए इधर, जैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल जाता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब लिख देता हूं पहले, और ये बहुत अच्छे से तुम लिखोगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारी बातें हम यहां पे लिखेंगे। मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, है ना? आओ सारी बातें यहां पे एक बार लिख लेते बेटा, 5 मिनट में तुम कहीं लंदन नहीं पहुंच जाओगे, है ना? सरे हुए शकल लेके सरे हुए जगह पे रहोगे, लेकिन पढ़ लो ये। देखो फोर्स डाइपोल पे हमेशा जीरो रहेगा, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल हो, चाहे वो मैग्नेटिक डाइपोल हो, फोर्स हमेशा जीरो रहेगा। उस पर जो टॉर्क लगेगा वो लगेगा एम बी साइन थीटा जनरलाइज टॉर्क, और उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा माइनस एम बी कॉस थीटा होगा। इसके 2-3 लॉजिक मैंने फटाफट तुमको बताए थे। टॉर्क होगा पीई साइन थीटा एंड पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस पीई कॉस थीटा। इसके क्या लॉजिक बताए थे? टॉर्क वेक्टर होता है, और टॉर्क का डायमेंशन वर्क के डायमेंशन के बराबर होता है, तो टॉर्क वेक्टर होता है और ये वर्क और एनर्जी का डायमेंशन के बराबर होता है, तो इन दोनों का वैल्यू सेम होगा। लेकिन ये स्केलर है इसलिए कॉस आएगा, और ये वेक्टर है इसलिए साइन आएगा, ठीक है ना? इसको जनरलाइज टर्म में अगर लिखते हैं तो ये लिखा था, टॉर्क बराबर होता है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ठीक है ना? और पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। सिमिलरली यहाँ पे टॉर्क क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे टॉर्क हो जाएगा एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बी क्रॉस एम नहीं लिख सकते, माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें 3 टर्म है, मेन एंगल 0 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। यहां भी 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। बताओ 0 डिग्री पर कितना फोर्स लगता है? सर 0 डिग्री पर भी फोर्स 0 रहेगा। टॉर्क कितना लगेगा? एम बी टॉर्क लगेगा मैक्सिमम, ना 0 डिग्री पे टॉर्क भी 0 लगेगा। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा आपका मिनिमम माइनस पीई, कितना? माइनस पीई। तो इसको कहते हैं आप स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां पे 90 डिग्री पे साइन 90, तो टॉर्क फोर्स तो 0 आएगा, टॉर्क बेटा तुम्हारा क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा पीई, और पोटेंशियल एनर्जी फिर से तुम्हारा 0 आएगा। 180 डिग्री पे फोर्स 0 आएगा, टॉर्क भी 0 आएगा, पोटेंशियल एनर्जी जो होगा आपका मैक्सिमम होगा और वो आएगा प्लस पीई, ठीक है? इसको कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो है लेकिन कैसा है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे एसएचएम नहीं करता, नॉट एसएचएम। और ये तो नॉट इन इक्विलिब्रियम, नॉट इन इक्विलिब्रियम क्योंकि टॉर्क लग रहा है, 90 डिग्री पे इक्विलिब्रियम नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है। तो यहाँ पे क्या करता है? एसएचएम करता है। तो एसएचएम का टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट अंडर आई बाई पीई, ठीक है? आई बाई पी। अच्छा, यहाँ पे घुमाने का जो वर्क होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वर्क करेगा ईएफ या कंजर्वेटिव फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स करेगा तो माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, या एक्सटर्नल एजेंट करेगा तो प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी करेंगे। क्या करेंगे? प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, और पोटेंशियल एंगल के साथ देख के लिखेंगे। सेम वही चीज यहाँ पे क्या है? 0 डिग्री पे फोर्स 0, टॉर्क 0, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। क्या होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम होगा। यहाँ पे एसएचएम करेगा तो टाइम पीरियड होगा
2 पाई रूट अंडर I/mb। रटा हुआ सारी चीजें नहीं लग रहा तुम्हें? 4 0 लगेगा, लेकिन टॉर्क मैक्सिमम लगेगा, mb टॉर्क लगेगा, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? -mb। और यहाँ पे पुट फोर्स क्या होगा? 0। टॉर्क क्या होगा? 0। तो पोटेंशियल एनर्जी होगा +mb। और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम नॉट SHM। यहाँ पे SHM नहीं होगा, और ये नॉट इन इक्विलिब्रियम, नॉट इन इक्विलिब्रियम। यहाँ पे जो वर्क डन आएगा वो आएगा, कंजर्वेटिव फोर्स हो तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव वैल्यू, और एक्सटर्नल एजेंट हो तो +Δu। ठीक है क्या? अब सुनना ध्यान से, अब सुनना ध्यान से। सेम चीज एज इट इज आपको दोबारा पढ़ना है। पढ़ तो लिया दोबारा? नहीं, एक बार और पढ़ना है। कब? अभी इसी चैप्टर में। अब जब हम मैग्नेटिज्म एंड मैटर की बात करेंगे, मैग्नेटिज्म एंड मैटर की बात करेंगे, तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर में बार मैग्नेट होगा, और बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। अच्छा, तो पूरी चीजें एज इट इज क्या होंगी? रिपीट होंगी। एक बढ़िया सवाल मैं तुम्हें कराना चाहता हूं, बढ़िया सवाल है ये, अच्छा सवाल है, मजा आएगा। देखो ध्यान से, कर पाओगे तो बताना। ये मैग्नेटिक फील्ड है, और एक रिंग है जिसकी रेडियस है r, जिसका मास है m, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है I। मैं दोबारा लिख देता हूं यहाँ पे, ये I करंट फ्लो कर रहा है। रिंग, रिंग में रेडियस r, रिंग का मास m, करंट I फ्लो कर रहा है। इज रिलीज्ड as shown in figure, as shown in figure। Find angular speed, find angular speed, angular speed of ring, speed of ring when dipole moment, of course magnetic, dipole moment becomes parallel to magnetic field, becomes parallel to magnetic field, parallel to magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। करके दिखा। तुमसे नहीं होगा मुझे पता है, तुमसे होगा ही नहीं, नहीं कर पाएगा तुम। ला सॉल्यूशन बताता हूं। एक्चुअल में फिजिकली समझ ये कहना क्या चाह रहा है। कहना ये चाह रहा है कि जैसे ही इस मैग्नेटिक डाइपोल को हमने ऐसे रखा, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट अभी कहाँ है? बाहर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ? इधर। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो 90 डिग्री पे टॉर्क तो मैक्सिमम लगेगा। हाँ, तो टॉर्क की वजह से ये इससे इस तरफ घूम जाएगा। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल, तब उस समय उसकी स्पीड क्या है? तब उस समय उसकी स्पीड क्या है? मैं जरा आपको समझाऊं, तो अभी मैंने ऐसे रखा है, अभी मैंने ऐसे रखा है। जैसे इसको छोड़ूंगा तो टॉर्क लगेगा, टॉर्क से ही ऐसे घूम जाएगा, तो ये भागता हुआ जाएगा। तो जब वो घूमते इधर आएगा उस समय उसकी स्पीड क्या होगी? ना, बढ़िया सवाल है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, तो जितने लोगों ने आंसर 0 करे हैं, जितने लोगों ने आंसर 0 दिए हैं, जिनका भी आंसर था 0, वो अगले 5 मिनट तक राहुल दे का, क्षितिज का, दीपक का, अंगेश कुमार, साइन 0 ही होगा। पहले जूता मारूंगा, चप्पल मारूंगा, क्या क्या मारूंगा ना, पता नहीं चलेगा। तो जितने लोगों का 0 आया है, अगले 5 मिनट तक एक पैर पे खड़े रहेंगे। तुम गधे हो यार। गधे हो तुम, पहले तुम नालायक हो। यहां पे मैंने तुमसे क्या पूछा है? एंगुलर स्पीड। तो एंगुलर स्पीड में थीटा 0 पे 0 हो जाएगा। एंगुलर स्पीड में कहां साइन थीटा आता है? एंगुलर स्पीड में कहां से साइन थीटा आया है? कहां से साइन थीटा आया एंगुलर स्पीड में? चल इधर देख, हम लगाएंगे यहां पे COME, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होगा इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल बराबर। सर काइनेटिक कैसे? अबे रोटेट कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी आएगी,
और अभी सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है कि नहीं 90 डिग्री पे, हाँ बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अब इनिशियल काइनेटिक क्या है, जीरो, पोटेंशियल क्या है, तो 90 डिग्री पे पोटेंशियल होता है जीरो, सॉरी अभी हाँ मैग्नेटिक फील्ड और डाइपोल में 90 डिग्री का एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है और मैग्नेटिक डाइपोल आपकी तरफ है 90 डिग्री, 90 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, कॉस 90 जीरो, और अभी से यहाँ से रिलीज किया है, जस्ट रिलीज किया है, तो रिलीज किया है तो इसकी काइनेटिक भी जीरो। जब ये पैरेलल हो जाएगा उस समय ये रोटेट करके जा रहा, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा माइनस एफ बी, जीरो डिग्री पे पोटेंशियल ये आता है। फाइनली जब एंगल जीरो हो गया और इनिशियली जब एंगल 90 डिग्री था, ठीक है, तो माइनस एम बी को इधर सॉरी माइनस एम बी को इधर ले जाओ, एम बी बराबर आई ओमेगा स्क्वायर बाई टू, टू यहां चला जाएगा, 2 MB बराबर आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा बराबर आ गया 2 MB बाई आई का रूट, ये आएगा आंसर। शरम आई कुछ भी लिख देते हो, सुधरोगे नहीं, तुक्का बाज है एकदम, तुक्के का नशा करता है क्या तू, तुक्का बाज है। जीरो डिग्री पे जीरो ही होता है भाई, जीरो डिग्री पे क्या जीरो होता है। एक अच्छा सवाल में ना लेट जाएगा सीधा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आ इधर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मैंने अच्छा जब मैं बोल दिया करूँ ना कि अच्छा सवाल है तो थोड़ा रुक के देखा कर अच्छा सवाल क्या दिया है मास्टर। देख, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में ये लगाते हैं हॉर्स मैग्नेट, मतलब हेवी मैग्नेट होता है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे तेरा साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा, बिल्कुल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ जाएगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा, तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो। हॉर्स मैग्नेट ये इसलिए लगाते हैं कि यहाँ पे जो फील्ड लाइंस होते हैं ना थोड़े से ऐसे रहते हैं, यूनिफॉर्म रहते हैं यहाँ से, ये फील्ड लाइंस, और ये फील्ड लाइंस है। यहाँ पे नॉन मेटालिक एक स्फेयर रख देते हैं, कैसा स्फेयर रखते हैं, नॉन मेटालिक, नॉन मेटालिक स्फेयर रख देते, तो कलर भर दूँ तो ज़्यादा मजा आएगा, तो भर देते, ये नॉन मेटालिक स्फेयर रख देते, और फिर यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे तुम्हें करंट मेजर करना है, ऐसे वायर आ रहा है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, उसको यहाँ ले जाके ऐसे 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 लपेट देते और फिर बाहर निकाल देते, ठीक है। अब इस क्या हो गया कि करंट फ्लो कर रहा, इसमें n टर्न्स लपेट देते हैं, टोटल n टर्न्स लपेट देते n बार, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया, हाँ सर तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया, तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा कि करंट इसमें आई फ्लो कर रहा है, इसका एरिया a है, नंबर ऑफ टर्न्स n कर दिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ n है नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, a है एरिया, ये है एरिया और I है करंट, तो ये क्या हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहाँ पे है सर, ये मैग्नेटिक फील्ड में है, इस पर तो टॉर्क लगेगा, हाँ तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है, वर्किंग वर्किंग प्रिंसिपल होता है टॉर्क ऑन अ डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क का कंसेप्ट, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगेगा, कैसे टॉर्क लगेगा, अबे चाचा ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया तेरा, हाँ मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इस मैग्नेटिक फील्ड में तो डाइपोल आ गया, हाँ डाइपोल की डायरेक्शन किधर, डाइपोल मोमेंट के ऊपर, हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, और मैग्नेटिक फील्ड आगे 90 डिग्री, मैक्सिमम टॉर्क लगेगा सर, हाँ मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, तो टॉर्क कितना लगेगा, टॉर्क लगेगा सर एम बी साइन 90, टॉर्क बराबर हो जाएगा एम बोलो, एम आई एन ए बी, ये टॉर्क हो गया 91। अब टॉर्क लगेगा तो ये घूमेगा, किधर घूमेगा सर, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाना चाहेगा, अब मैग्नेटिक फील्ड की जब ये तरफ जाना चाहेगा, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ये जाना चाहेगा तो ऐसे रोटेट करेगा, तो यहाँ पे हम एक बल लगा देते हैं एरो,
अब जैसे इधर घूमना चाहता है, यहाँ पे लगा देते स्केल। अब इस पर टॉर्क उतना ही लगेगा जितना ज्यादा करंट होगा। भाई ये तो प्रोपोर्शनल फैक्टर है, एरिया तो फिक्स होगा, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स होगा, एन फिक्स होगा, तो टॉर्क उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा इसमें क्या है, करंट है, तो उतना ज्यादा ये डिफ्लेक्ट करके जाएगा। मान लो 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, ऐसे डिफ्लेक्ट करके जाएगा। तो ऐसे थीटा एंगल डिफ्लेक्ट करके गया, तो थीटा पे रुकेगा थोड़ी ना। मान लो कि टॉर्क लगाओ तो घूम जाएगा पूरा। हाँ, तो जैसे ये स्प्रिंग होता है ना, ये स्प्रिंग होता है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, तो जब कोई एम मास का ऑब्जेक्ट चला आ रहा है वी स्पीड से, तो आके इसको कंप्रेस करेगा। हाँ सर, कंप्रेस करेगा। जितना ज्यादा कंप्रेस करेगा उतना ज्यादा स्प्रिंग फोर्स लगेगा और इसकी वेलोसिटी को खत्म कर देगा। ये अपनी वर्क एनर्जी पावर पर है। उसी तरीके से एक होता है सर्कुलर स्प्रिंग, ऐसा जब भी कोई ऑब्जेक्ट घूमता हुआ जाता है तो ये थीटा एंगल से कंप्रेस होता है। हाँ, और थीटा एंगल से कंप्रेस होकर उसके रोटेशनल एनर्जी को खत्म कर देता है। यहाँ पे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी थी, हाँ, जाके एक्स एक्स डिस्टेंस जब कंप्रेस होगा तो ये कंप्रेस होकर रुक जाएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म होकर स्प्रिंग के पोटेंशियल में आएगी। उसी तरीके से इसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म होकर ये घूमता है, इसको कहते हैं रोटेशनल स्प्रिंग। रोटेशनल स्प्रिंग, इसका जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, इसका टॉर्जिनल कांस्टेंट होता है, टॉर्जिनल कांस्टेंट, टॉर्जिनल कांस्टेंट, ठीक है। तो ये जैसे ही ये घूमेगा तो इसके सेंटर में ना, इसके सेंटर में ना एक ऐसा स्प्रिंग लगा होता है, एक ऐसा स्प्रिंग लगा होता है। अब ये जैसे घूमेगा तो स्प्रिंग कंप्रेस, जैसे ये स्प्रिंग है मान ले, अब ये घूमना चाह रहे, देख ये स्प्रिंग है, ऐसे है, जैसे ये घूमेगा, एरो लेके घूमेगा, तो ये स्प्रिंग क्या हो रहा है, देख कंप्रेस हो रहा है, ये स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है। वो स्प्रिंग कंप्रेस होके थीटा एंगल से कंप्रेस होके वो स्प्रिंग टॉर्क लगाएगा, इसको बैलेंस करेगा। तो टॉर्क को स्प्रिंग जब थीटा एंगल से रोटेट हुआ, स्प्रिंग जब थीटा एंगल से घुमा, देखो ये स्प्रिंग पहले यहां था, अब ये घूम के यहां आ गया स्प्रिंग। तो स्प्रिंग जब थीटा एंगल से घूमेगा तो स्प्रिंग टॉर्क लगाएगा सी थीटा, टॉर्क बाई स्प्रिंग, टॉर्क बाई स्प्रिंग। और ये टॉर्क ऑन डाइपोल, टॉर्क ऑन डाइपोल। तो डाइपोल के टॉर्क को कौन बैलेंस करेगा, स्प्रिंग का टॉर्क। तो ये दोनों इक्विलिब्रियम पे आके 1 2 3 4 एम्पियर का रीडिंग तभी देंगे जहां पे वो बैलेंस करेंगे। अब जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा टॉर्क लगेगा, जितना ज्यादा टॉर्क लगेगा उतना ज्यादा स्प्रिंग कंप्रेस होगा, उतना ज्यादा स्प्रिंग टॉर्क लगाएगा, और एक कंडीशन पे दोनों बैलेंस करेंगे। तो सी थीटा बराबर एन आई ए बी लिखेंगे आप, ठीक है सर। सी को इधर भेज दीजिए, तो थीटा बराबर हो जाएगा एन ए बी बाई सी इंटू आई, ये आ गया। तो यहां पे थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और ये आपका है कांस्टेंट फैक्टर। ये कांस्टेंट फैक्टर जहां एन है नंबर, ए है एरिया, बी है मैग्नेटिक फील्ड, सी है स्प्रिंग का टॉर्जिनल कांस्टेंट, टॉर्जिनल कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। इसके बारे में ज्यादा चर्चा आपको नहीं करना है। अब यहां पे डिफाइन करते हैं करंट सेंसिटिविटी। तो हम क्या कहते हैं कि चलो थीटा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आ गया, आई को नीचे ले आओ, तो थीटा बाई आई इज इक्वल टू होता है एन ए बी बाई सी, एन ए बी बाई सी। यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसको कहते हैं करंट सेंसिटिविटी। सर करंट सेंसिटिविटी क्यों कहते हैं इसको, इसको करंट सेंसिटिविटी क्यों कहते हैं। अब मान लो तुम्हारा, देखो अच्छा मैं फिर से ड्राइव कर देता हूं। एक्चुअल में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किस पे बेस्ड है, टॉर्क पे बेस्ड है। किस पर टॉर्क, डाइपोल पे टॉर्क। तो टॉर्क ऑन डाइपोल क्या होगा, तो टॉर्क ऑन डाइपोल आपने बोला एन ए बी आई, ए इंटू आई मैग्नेटिक मोमेंट, नंबर ऑफ लूप से मल्टीप्लाई करते हो सारे टर्न्स का मैग्नेटिक मोमेंट टू बी, और स्प्रिंग का जो टॉर्क होता है, स्प्रिंग का जो टॉर्क होता है सी थीटा। अब इनको बराबर कर दो, तो सी थीटा बराबर एन ए बी आई, तो थीटा बराबर एन ए बी आई बाई सी, तो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आ गया। देखो यही तो है, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी डिफाइन करते हैं, थीटा बटा आई, तो ये हो जाएगा एन ए बी बाई सी। अब सुनो, मान लो 1 एम्पियर करंट फ्लो किया और डिफ्लेक्शन हुआ 2 डिग्री, 2 डिग्री का, चलो 2 डिग्री का डिफ्लेक्शन हुआ, तो करंट सेंसिटिविटी क्या आएगा सर, 2/1 आएगा। अच्छा मान लो 5 एम्पियर का करंट फ्लो किया, 1 एम्पियर करंट था, ये करंट है और ये थीटा है। मान लो 5 एम्पियर का करंट फ्लो किया, तभी भी डिफ्लेक्शन 2 डिग्री है। मान लो 10 एम्पियर का करंट फ्लो किया, तभी भी डिफ्लेक्शन 2 ही डिग्री है। किसका करंट सेंसिटिविटी ज्यादा होगा। सेंसिटिविटी का मतलब है, जैसे मान ले मैंने तुम्हें डांट दिया, तो कई लोग होते हैं रोने लग जाते हैं,
और कई लोग होते हैं कि मान ले मैंने तुम्हें डांट दिया, दो थप्पड़ मार दिए, दो लात मार दिए, मास्टर गुरु जी, तो फर्क है। जैसे ज्यादातर लड़कियां कैसी होती है, लड़की की बात करते हो, मैं देखता हूँ कमेंट भी देखता हूँ, तो ज्यादातर लड़कियां कैसी होती है, हाईली सेंसिटिव। बोल भाई पढ़ना लिखना सारे भाई ढंग से पढ़ता नहीं है, मास्टर चिल्लाता है, मास्टर बोलता है, मास्टर बोलता है, मास्टर चिल्लाता है, मास्टर में पेशेंस नहीं है। तो लड़कियों का सेंसिटिविटी क्या है, एकदम हाई है, थोड़ा बोलो और छटपटाहट ज्यादा होता है। हमारे प्यारे रामलाल जी को देखिए, रामलाल जी को एक थप्पड़ मार दीजिए, हैं गुरु जी लात मार दीजिए, गाली दे दिए, तो ये एकदम लो सेंसिटिव है। इसको गाली दो, लात मारो, थप्पड़ मारो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बी लाइक रामलाल, लो सेंसिटिविटी। लाइफ में लो सेंसिटिविटी होना जरूरी है। हर की बातों को ना सुने। आपके रिलेटिव कोई गाली दे रहा, आपसे कोई बोला आपसे नहीं होगा, आपसे बोला तुमने कितना पढ़ा, आपसे बोला कि तुमने ये कर लिया, तुमने वो कर लिया, आप चिल रहे एकदम, ऐसे मस्त रहिए, है ना। डोंट बी लाइक पिंकी, इनको थोड़ा बहुत है। देखो लाइफ में सेंसिटिविटी लो रखिए, लेकिन यहां पे गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी हाई होनी चाहिए। अच्छा, कौन सा गैल्वेनोमीटर तुम बनाना चाहोगे? जब 10 एम्पियर करंट फ्लो करके 2 डिग्री का डिफ्लेक्शन दे रहा, भाई इतना ज्यादा करंट पे 2 ही डिग्री का डिफ्लेक्शन है, तो 10 एम्पियर में 2 डिग्री, तो 5 एम्पियर में 1 डिग्री। 1 एम्पियर में क्या होगा सर? 1 एम्पियर में 0.2 डिग्री का डिफ्लेक्शन होगा, बहुत कम है। 10 एम्पियर में 2 डिग्री, तो 1 एम्पियर में सिर्फ 0.2 डिग्री, पता भी नहीं चलेगा। और ये 1 एम्पियर में ही 2 डिग्री दे रहा है। अच्छा गैल्वेनोमीटर कौन है? ये गुड गैल्वेनोमीटर, गुड गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर विथ हाई सेंसिटिविटी, विथ हाई सेंसिटिविटी, हाई सेंसिटिविटी। और ये क्या है बेटा? ये क्या है? बेकार, बेकार विथ लो सेंसिटिविटी, विथ लो सेंसिटिविटी, लो सेंसिटिविटी। ये रामलाल टाइप, राम लाल टाइप, समझ? लो सेंसिटिविटी मतलब उसको सेंस ही नहीं है, साला लात जूता कुछ भी खा लो, ये कह रहा है जीरो सेंसिटिविटी वाला हूं मैं। तो एक्चुअल में आप ना अपने लाइफ में कैसा सेंसिटिविटी रखना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। थोड़ा सा थ्योरेटिकल बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने लाइफ में कैसा सेंसिटिविटी रखना चाहते हैं? एकदम लो सेंसिटिविटी, ठीक है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि तुम्हें दुनिया क्या कह रही है, गाली दे रही है, नकारा बोल रही है, क्या कह रहा है, एकदम लो सेंसिटिविटी, सुनो ही मत, है ना, ठीक है ना, ठीक है, एकदम लो सेंसिटिविटी। हाई सेंसिटिविटी रख के कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन गैल्वेनोमीटर कैसा चाहिए? हाई सेंसिटिविटी। अभी तो मान ले गैल्वेनोमीटर बनाया, 1 एम्पियर करंट गया, टोल ही नहीं रहा वो। 10 एम्पियर करंट गया, 50 एम्पियर गया, तब जाके हल्का सा हिला, तो भाई एकदम एकदम ही बेकार, वाहियात, घटिया हो गया। कांटा हिल ही नहीं रहा है, कांटा हिल ही नहीं रहा है, कांटा ऐसे है। 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20, 50 एम्पियर में हल्का सा कांटा ऐसे हिला, भाई एकदम लो सेंसिटिविटी हो गई है। हाई सेंसिटिविटी क्या होता है? हल्का सा करंट मिला नहीं कि एकदम छटपटा गए। तो देखो, थोड़ा भी करंट पे ज्यादा डिफ्लेक्शन, देखो ईटा बटाई, थोड़ा ही करंट पे ज्यादा डिफ्लेक्शन, इसको कहते हैं करंट सेंसिटिविटी। हाई करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी। कम करंट पे भी ज्यादा डिफ्लेक्शन शो कर दे, और वो क्या हो गया? NaB/C। अच्छा, अब होता है वोल्ट, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, सेंसिटिविटी और आई सबस्क्रिप्ट में करंट सेंसिटिविटी हो गई, ठीक है। अब डिफाइन करते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी, क्योंकि हम करंट अगर मेजर कर लेंगे तो उसके रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके हम वोल्टेज सेंसिटिविटी भी देख सकते हैं। हाँ, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है? तो देखो हमने पढ़ा हुआ है, θ/I इज इक्वल टू NaB/C, ये तो पढ़ा हुआ है। हाँ, दोनों तरफ R से डिवाइड कर दो। अब बताओ ये क्या बन गया सर? IR तो वोल्टेज बन गया। हाँ, तो थीटा बटा वोल्टेज बराबर NaB/C
सी आर। ये तुम्हारा हो गया वोल्टेज सेंसिटिविटी। अच्छा, तो करंट सेंसिटिविटी में आर से डिवाइड कर देंगे, वोल्टेज सेंसिटिविटी आ जाएगा। हाँ, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, करंट सेंसिटिविटी बटा रेसिस्टेंस, ये होता है तुम्हारा वोल्टेज सेंसिटिविटी, एंड दैट इज नथिंग बट एन ए बी नैब बाई सी आर। और नैब बाई सी तुम्हारा करंट सेंसिटिविटी है, नैब बाई सी करंट सेंसिटिविटी है, आर से डिवाइड कर दो वोल्टेज सेंसिटिविटी हो जाएगा। क्लियर? क्लियर? कह रहा है कि करंट पेरेंट्स पढ़ने के लिए बोले, तुम अपने लो सेंसिटिविटी पे अड़े रहना। वाह, अच्छे काम में तो यूज करोगे नहीं, बुरे ही काम में यूज करोगे। बुरा है मन तेरा तू बुरा है। भेज दो, इंदौर की स्टूडियो में हूं मैं, भेज दो उसको। इंदौर स्टूडियो में रहूंगा मैं 11 बजे तक, भेज दीजिए। बताइए, क्लियर है क्या? अब चल इधर, इफ इफ करंट सेंसिटिविटी CTVT becomes double by keeping number of turns doubled, then find change in current and voltage sensitivity। करिए सवाल। If current sensitivity becomes double by keeping number of turns double, then find change in current and voltage sensitivity। Current and voltage sensitivity, करंट एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। चलिए आइए, सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन देखिए क्या करेंगे। देखिए, तो करंट सेंसिटिविटी है बेटा थीटा बाई आई, याद रखिएगा। कम करंट पे ज्यादा डिफ्लेक्शन देता है, कम करंट पे ज्यादा डिफ्लेक्शन, तो सेंसिटिविटी हाई होते हैं। एन ए बी बाई एन नैब बाई सी। हाँ, तो ये जो तुम्हारा करंट सेंसिटिविटी है वो क्या हो जाएगा, डबल। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा, थीटा बाई वी होता है, वी को हम लिख सकते हैं आई आर। तो ये हो गया करंट सेंसिटिविटी बटा आर, या इसको हम लिख सकते हैं एन ए बी बाई सी आर। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नो चेंज इन वोल्टेज सेंसिटिविटी। वेरी गुड, नो चेंज, रिमेन सेम, रिमेन सेम। क्यों रिमेन सेम? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स डबल हुआ तो रेसिस्टेंस भी तो डबल होगा। रेजिस्टेंस नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से तो है, कॉइल का ही तो रेसिस्टेंस, और किसका रेजिस्टेंस है ये। जल्दी जल्दी पढ़ ले यार, मुझे जाना भी है वापस। क्लियर? डन। अब कुछ सवाल मैं इसके अच्छे और कल करा दूंगा, है ना, कल करा दूंगा अच्छे सवाल। आगे देखिए, आगे देखिए, बार मैग्नेट, ना बार मैग्नेट बाद में देखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाद में पढ़ाता हूं, पहले बार मैग्नेट पढ़ाते तो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिज्म चैप्टर ही है, ये मैग्नेटिज्म चैप्टर ही है, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म चैप्टर ही है, तो बार मैग्नेट शुरू करते हैं, फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ा देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखो, इलेक्ट्रोस्टैट के 2 चैप्टर आते हैं ना बेटा, इलेक्ट्रोस्टैट के कितने चैप्टर आते हैं बताना जरा। इलेक्ट्रोस्टैट के कितने चैप्टर आते हैं? इलेक्ट्रोस्टैट के 2 चैप्टर आते हैं। कौन कौन से 2 चैप्टर आते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस आते हैं ना। उसी तरीके से यहां पे भी मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों चैप्टर लिंक ही है कि जैसा है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। और अच्छी चीज क्या है कि इसमें अर्थ मैग्नेटिज्म सिलेबस से हटा दिया है। तो अर्थ मैग्नेटिज्म मैं एक बार और क्लियर कर दूं कि अर्थ मैग्नेटिज्म सिलेबस से हटा दिया, नो अर्थ मैग्नेटिज्म दिस टाइम, नो अर्थ मैग्नेटिज्म। तो सर पढ़ा ही देते, कई लोग बोलेंगे मत पढ़ाओ अर्थ मैग्नेटिज्म, तो ये बहुत पढ़ाना भी मुश्किल होता था, लेकिन अपन विजुअलाइज करा के चीजों को समझा देते थे। लेकिन
लेकिन अब इसको सिलेबस में नहीं रखा है। लेकिन सर हम तो एनटीए पे भरोसा नहीं कर सकते, हम एनटीए पे भरोसा नहीं कर सकते। एनटीए अगर पूछ दिया तो एनटीए अगर पूछ दिया तो वो पहले जेई मेन का पेपर होगा उसमें पूछेगा, है ना, उसमें तो पूछेगा नहीं, है ना, उसमें तो पूछेगा नहीं। नीट में पहले तो पूछेगा नहीं, पहले क्या होगा, जेई मेन का पेपर होगा। तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया हुआ है कि जेई मेन का जब पेपर होगा तो मैं पेपर एनालिसिस कर लूंगा, और अगर जितने भी हटाए टॉपिक से सवाल नहीं पूछे हैं तो मैं आपको बता दूंगा, बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सवाल आ गए अर्थ मैग्नेटिज्म से जेई मेन में तो मैं आपको करा दूंगा, ठीक है, मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। तो अभी हम अर्थ मैग्नेटिज्म शुरू करते हैं। अर्थ मैग्नेटिज्म में सबसे पहले हमको पढ़ना होता है क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज आपने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा आपने, चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, चार्ज। दो तरह के चार्ज होते हैं, प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज, है क्या, हाँ। दोनों के बीच में फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है क्या, हाँ सर, वो होता है के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। सर के का वैल्यू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू Q1 Q2, ये फोर्स हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की वजह से आता है, फिर से वही Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये क्या आता है, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, ठीक है सर, बढ़िया। अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल भी पढ़ा है क्या तूने, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, सर इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज के बीच में मान लो एल डिस्टेंस है, तो इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आता है क्यूएल, जो कि एक वेक्टर होता है, और वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होगा, डायरेक्शन फ्रॉम फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू चार्ज होता है, और इसी डाइपोल की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालते हैं। तो आइए, माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज के बीच में अगर डिस्टेंस है 2a, और इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो कितने लोगों को याद है, आ गए औकात में, औकात में आ गए, किसी को याद नहीं होगा, ये होता है 4k क्यू, 4k क्यू ए आर बटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। किसी को याद नहीं था मेरे अलावा, अकेला मैं सिंसियर बच्चा हूं क्लास का, खुद ही पढ़ाता हूं, खुद ही समझता हूं। 4k क्यू ए आर। अब इसी में हम क्या करते हैं कि डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में लिखते हैं, तो डाइपोल हो जाएगा क्यू इंटू टू ए, तो यहां से क्यू ए और टू को ले लेंगे तो पी आ जाएगा, तो 2k पी आर बटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आएगा। और स्मॉल डाइपोल के लिए देखूंगा तो ए को बहुत छोटा मानूंगा तो ए स्क्वायर 0 हो जाएगा, आर स्क्वायर का स्क्वायर R4, आर से आर कट जाएगा, तो 2k p बटा आर क्यू आएगा एक्सियल लाइन पे। तो स्मॉल डाइपोल का बता दिया, लॉन्ग का भी बता दिया। अगर मैं इसके इक्वेटोरियल लाइन पे जाऊंगा आर डिस्टेंस पे, यहाँ पे तो इक्वेटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होगा 2k p, 2k p a, ना 2k क्यू ए बटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। कुछ कंसेप्ट मेरे दिमाग में चल रहे, उसी के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं, और वैसे आ जाएगा के क्यू बाई आर क्यू, के क्यू बाई आर का पावर क्यू, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल का, और ये लॉन्ग डाइपोल का। और इसी डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो अभी हमने उस पर टॉर्क लगाया था, कितना टॉर्क लगाया था, पी क्रॉस ई, जो कि हो जाता है पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा, और पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर होता है माइनस पी डॉट ई, जो कि हो जाता है माइनस पीई कॉस थीटा। जाना है क्या, अब आप कहेंगे कि इस चैप्टर में ये सब पढ़ना है क्या, अच्छा यहाँ पे कई बच्चे माइनस कह रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे कहाँ वेक्टर लगाया, मैंने तो मैग्नीट्यूड लिखा है, मैग्नीट्यूड में माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपका सेंस कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के अपोजिट होता है, ठीक है, ठीक है, क्यू नहीं पी, कहाँ पे बेटा, अच्छा लास्ट वाले टर्म में पी आएगा, बिल्कुल सही, मैं भटक गया ना, ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, लास्ट में तो ऐसे ही चिपका दिया मैंने, तो ये होगा तुम्हारा के पी बटा आर क्यू। ये सारी चीजें आपको याद है क्या, सारी चीजें आपको याद है क्या, सारी चीजें। अब ये दो चीजें तो अभी मैंने रिपीट भी कराया है, ये दो चीजें तो अभी मैंने रिपीट भी कराया है। अगर मैं कहूं कि सेम तरीके से सेम कंसेप्ट को, सेम फ्लो को, सेम फ्लो, सेम सीक्वेंस
इन शॉर्ट सेम क्रोनोलॉजी से सब कुछ आपको पढ़ना है, बस नाम बदल के। तो बताओ मजा आ जाएगा कि नहीं? बताओ मजा आ जाएगा कि नहीं? सब कुछ सेम एकदम, डिट्टो सेम, डिट्टो सेम। तो कैसे? आओ हम सबसे पहले पढ़ते हैं बार मैग्नेट। तो बेटा बार मैग्नेट एक मैग्नेटिक मटेरियल होता है, मतलब मैग्नेट होता है। बार मैग्नेट ऐसा, ऐसा बार मैग्नेट आपने देखा होगा, मैग्नेट टाइप का, जिसके दो पोल होते हैं नॉर्थ एंड साउथ, लाइक दो चार्ज। तो यहां पे बेटा पोल दो तरह के होते हैं, जिसको कहते हैं आप मैग्नेटिक पोल, मैग्नेटिक पोल। डिट्टो सब कुछ सेम टू सेम। एक होगा नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, और एक होगा बेटा साउथ पोल, साउथ पोल। नॉर्थ पोल को हम प्लस एम से रिप्रेजेंट कर देंगे और साउथ पोल को माइनस एम से रिप्रेजेंट करेंगे। माइनस का मतलब निगेटिव नहीं, उसका फ्लेवर अलग बस है। सेम पोल एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल। सेम पोल रिपेल इच अदर, रिपेल इच अदर, इच अदर। अपोजिट पोल अट्रैक्ट, अपोजिट पोल अट्रैक्ट, अपोजिट पोल अट्रैक्ट। सेम पोल क्या करेंगे? सेम पोल रिपेल करेंगे। सेम पोल रिपेल इच अदर, अपोजिट पोल अट्रैक्ट। चलिए तो वही बात हो गई। हाँ देख, सेम चार्ज क्या करते हैं? तो रिपेल करते हैं। अपोजिट चार्ज क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। सेम बातें हो गई। अब इन दोनों पोल, अगर कहीं पोल के पोल में फोर्स लिखोगे, फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल, तो वो हो जाएगा म्यू नॉट बटा 4 पाई। सर ऐसा क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक कांस्टेंट यही होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और मैग्नेटिक कांस्टेंट होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। Q1 इंटू Q2, तो ये होगा M1 इंटू M2। यहां पे प्लस माइनस नहीं रखेंगे। पोल स्ट्रेंथ अगर इसका M1 है तो M1 लेंगे, इसका पोल स्ट्रेंथ M2 है तो M2 लिखें। माइनस का मतलब सिर्फ ये है कि जैसे प्लस और माइनस चार्ज का फ्लेवर अलग होता है ना, वैसे फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग आएगा। प्लस प्लस है, नॉर्थ नॉर्थ है तो रिपेल करेगा, साउथ साउथ है तो रिपेल करेगा, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेगा, बस M1 M2 बटा R स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड किसी एक पोल की वजह से जो होता है ना, वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M बटा R स्क्वायर। बोलो मजा आया कि नहीं आया? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पोल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पोल, ड्यू टू पोल। बता क्या फर्क पड़ा पहले से, क्या अलग है बोल? सर पहले से डैश कुछ अलग नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता था ये कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, ये कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M बाई R स्क्वायर। यहाँ पे सेम मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अवे फ्रॉम, अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल, नॉर्थ मतलब पॉजिटिव चार्ज ऐसा, नॉर्थ पोल एंड टुवर्ड्स साउथ पोल, टुवर्ड्स साउथ पोल, टुवर्ड्स साउथ पोल। बताओ। तो अलग चीजें हैं मैं बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा अलग भी है मैं बताऊंगा, लेकिन जो एकदम सिमेट्रिसिटी से चल रही है वो चीज तो समझो। दो पोल के बीच में फोर्स आपको समझ में आ गया क्या? दो पोल के बीच में आपको फोर्स समझ में आ गया क्या? फोर्स समझ में आ गया। एक पोल की वजह से आपको फील्ड समझ में आ गया क्या? हाँ सर फील्ड भी समझ में आ गया। एक पोल की वजह से फील्ड भी समझ में आ गया। एक पोल की वजह से आपको फील्ड भी समझ में आ गया। दो पोल के बीच में फोर्स भी समझ में आ गया। अब मैग्नेटिक डाइपोल देखो, मैग्नेटिक डाइपोल देखो, बार मैग्नेट, बार मैग्नेट, बार मैग्नेट, बार मैग्नेट। ये देखो बार मैग्नेट, ये देखो बार मैग्नेट। ये इसका मान लो नॉर्थ पोल है, उसके पोल स्ट्रेंथ को हम प्लस एम से रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस मतलब साउथ पोल। यहां से यहां तक मान लो इसका लेंथ है, ज्योमेट्रिकल लेंथ है L, इसको लेते हैं LG, ज्योमेट्रिकल लेंथ। ज्योमेट्रिकल लेंथ मतलब जैसे देखो मेरा ये फोन है जिसमें मैसेज भी आया, ये मेरा फोन है। तो इस फोन का एकदम एंड टू एंड, यहां से लेके और यहां तक जो डिस्टेंस है, इसको कहेंगे ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस, मतलब जिस चीज से बना हुआ है उसका एक्चुअल डिस्टेंस। लेकिन लेकिन जब मैं इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन करूंगा, तो जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता था P बराबर QL,
क्यू मतलब चार्ज और दोनों के बीच का लेंथ। वैसे मैं यहां लिखूंगा पोल स्ट्रेंथ इंटू दोनों के बीच का लेंथ, ये मैग्नेटिक लेंथ होगा। 99% केसेस में, इन 99% केसेस ये दोनों सेम ही होते हैं, दोनों सेम ही होते हैं। बट थ्योरेटिकली जो तुम्हारा ज्योमेट्रिकल लेंथ होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, मैग्नेटिक लेंथ इफेक्टिव थोड़ा हम कम लेते हैं। मैग्नेटिक लेंथ इफेक्टिव हम थोड़ा सा क्या लेते हैं, कम लेते हैं। ये LM है, दैट इज इक्वल टू 0.84। ये थोड़ा याद रखना। बट इन 99% क्वेश्चन, जब तक ना बोले तब तक उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। इन 99% क्वेश्चन, इन 99% क्वेश्चन जो ज्योमेट्रिकल लेंथ है बराबर मैग्नेटिक लेंथ होता है। बराबर क्या होता है, मैग्नेटिक लेंथ लेता है। तो हम यहां से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट लिखते थे QL, उसी तरीके से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिखेंगे पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ ऑफ बार मैग्नेट। बस लेंथ ऑफ बार मैग्नेट। सर लेंथ ऑफ बार मैग्नेट मैग्नेटिक लेंथ है ज्योमेट्रिक लेंथ है, दोनों एक ही होता है। सर अभी तो आपने बोला, वो जब लिखा होगा तो भी एक थ्योरेटिकल डाटा है, जब एग्जैक्टली कंपेयर करने पे उतर जाए तो ये इसका इफेक्टिव रिलेशन होता है। वैसे आप सेम ही लेंगे, वैसे आप क्या लेंगे, 99% केस में सेम ही लेंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ज्योमेट्रिक ज्यादा होगा ना, अच्छा गलत लिख दिया, सॉरी। मैग्नेटिक बटा ज्योमेट्रिक, उल्टा हो गया, सॉरी। क्योंकि ज्योमेट्रिक ज्यादा होगा ना, देखो यहां पे मैंने बना के भी दिखाया। ज्योमेट्रिक मतलब एक्चुअल में उसका जो लेंथ है, और मैग्नेटिक मतलब इफेक्टिव पोल हम यहां मानते हैं। तो इस पोल के बीच में डिस्टेंस थोड़ा कम हो जाएगा मैग्नेटिक के लिए। बिल्कुल प्रिंटिंग मिस्टेक है। पोल के बीच में जो डिस्टेंस होगा ना, एकदम सही कह रहे हो, पोल के बीच में जो डिस्टेंस होगा ना, इफेक्टिव डिस्टेंस तो हम क्या मानते हैं, कम मानते हैं। पोल के बीच में जो डिस्टेंस आएगा वो इफेक्टिव डिस्टेंस हम थोड़ा सा कम मानते हैं। लेकिन जो ज्योमेट्रिकल लेंथ है वो तो एंड टू एंड होगा। ज्योमेट्रिकल लेंथ क्या होगा, एंड टू एंड होगा। ठीक है, कोई बारी बात नहीं है, तू डायग्राम में देख। ज्योमेट्रिकल लेंथ ज्यादा है, मैग्नेटिक लेंथ कम है। तो ज्योमेट्रिकल लेंथ जरा ज्यादा है, मैग्नेटिक कम है। तो मैग्नेटिक बटा ज्योमेट्रिकल करेगा तब तो एक से कम आएगा ये। और वैसे ये दिया हुआ होगा ना, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो मैं तुम्हें बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। वैसे तुम नहीं भी इसको जानेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने बोला 99% सिचुएशन में ज्योमेट्रिकल और मैग्नेटिक सेम ही होता है। तो जैसे तू डाइपोल मूवमेंट पढ़ता है कि Q इंटू एल होता है, वैसे मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट होता है M इंटू एल। ये वेक्टर होता है जी सरकार, वेक्टर होता है। इसकी डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल, साउथ टू नॉर्थ पोल। इसकी डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ पोल। साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। इसका यूनिट क्या होता है, तो यूनिट तुम वहां से भी निकाल सकते हो। देखो मैग्नेटिक मोमेंट करंट इनटू एरिया भी तो होता है, हाँ। और ये बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट है। दोनों मैग्नेटिक मोमेंट अलग अलग चीजों का है, लेकिन है तो सेम ही फिजिकल क्वांटिटी। मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट क्या होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो यूनिट होगा वो होगा मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट होगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे करंट जैसा कोई चीज है नहीं, तो बार मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ तो है। यहाँ पे एक सवाल तुमसे पूछ सकता है, फाइंड यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, फाइंड यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, फाइंड यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। अब यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ क्या बताओगे, देखो बेटा मैग्नेटिक मोमेंट है M इंटू एल, और मैग्नेटिक मोमेंट करंट कैरिंग लूप का लो, करंट कैरिंग लूप का लो, मैग्नेटिक मोमेंट करंट कैरिंग लूप का लो या बार मैग्नेट का लो, हो तो मैग्नेटिक मोमेंट ही ना, मैग्नेटिक फील्ड ही आएगा ना उसकी वजह से। हाँ, तो इसका यूनिट हमें पता है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। और ये है पोल स्ट्रेंथ, स्मॉल एम से मीटर का काट मत देना, पोल स्ट्रेंथ है ये, पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ। तो ये जो आपका लेंथ है, इस लेंथ से मीटर स्क्वायर लेंथ कटेगा तो एक लेंथ यहां पे आएगा। तो पोल स्ट्रेंथ का जो यूनिट बनेगा, पोल स्ट्रेंथ का जो यूनिट बनेगा वो एम्पियर इंटू मीटर बनेगा। क्या बनेगा, एम्पियर इंटू मीटर बनेगा। पोल स्ट्रेंथ का जो यूनिट बनेगा एम्पियर इंटू मीटर बनेगा। सर अगेन प्लीज पूछिए ना बेटा, मैं सब बताऊंगा, पूछिए इसमें क्या अगेन आपको चाहिए, क्या चाहिए अगेन, क्या चाहिए बता, बताऊंगा।
अगेन क्या चाहिए, बोल। जैसे डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक वाला होता है, चार्ज इंटू दोनों चार्ज के बीच का लेंथ, वैसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा पोल स्ट्रेंथ इंटू दोनों पोल स्ट्रेंथ के बीच का लेंथ। ये पोल स्ट्रेंथ और दोनों पोल स्ट्रेंथ के बीच का लेंथ। बता। बता। इसमें अगेन बता देता हूँ, पूछ। मैग्नेटिक मोमेंट एम होना चाहिए ना, पोल स्ट्रेंथ एम है, मैग्नेटिक मोमेंट तो कैपिटल एम होगा। चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट सेम होता है, जैसा चार्ज है वैसा पोल स्ट्रेंथ है, और जैसा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वैसा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एम इंटू एल होगा। चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट सेम थोड़ी ना हुआ। कैपिटल एम स्मॉल एम क्या है सर? देखो सुमित परवीन, तो क्या बोलूं मैं, बता। कैपिटल एम स्मॉल एम में कंफ्यूजन है। देख लेता हूँ मैं टेस्ट सिलेबस, देख लेता हूँ मैं टेस्ट सिलेबस देख लेता हूँ। चल ये बता पहले, जो अभी समझाया बताओ, समझ आया? मतलब इसमें तुम्हें अगर डाउट है तो मैं क्या ही बोलूं यार फिर। मतलब यार मतलब मैं चाहता ना तो डायरेक्टली मैं तुम्हें यहां से भी पढ़ाना शुरू कर सकता था, थैंक यू सर। यहां से भी पढ़ाना शुरू कर सकता था, यहां से डायरेक्टली पढ़ाना शुरू कर सकता था यहां से, और तुमको समझ में भी आता। लेकिन मैंने यहां से क्यों शुरू किया बता? मैंने यहां से क्यों शुरू किया? मैंने वहां से, अरे भाई साहब, इन्हीं 2-4 कुंटल रख दिया इसमें। मैंने यहां से क्यों सारा पढ़ाना शुरू किया कि तुम्हें थोड़ा लिंक समझ में आ जाए। मैं तुम्हें ये पढ़ा देता, तुम्हें पता भी नहीं चलता, तुम्हें पता चलता कि तुम नया चीजें पढ़ रहे हो। तुम्हें तुम्हें पता चलता कि तुम नया चीज पढ़ रहे हो। पोल स्ट्रेंथ होता है, डाइपोल मूवमेंट होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है, करंट इनटू एम्पियर आता है। मैंने तुम्हें यहां से शुरू किया। मैंने तुम्हें बताया दो चार्ज होते हैं, वो दो चार्ज सेम नेचर के होते हैं तो रिपेल करते हैं, अपोजिट नेचर के चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, दो चार्ज के बीच में फोर्स ये लगता है, दो चार्ज की वजह से डाइपोल बनता है, दो चार्ज की वजह से डाइपोल बनता है, दोनों चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा क्यू एल, उसका फील्ड बताया। फिर उस डाइपोल को जो फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, वही चीज मैंने तुम्हें यहां बताया कि जिस तरीके से दो चार्ज होते हैं उस तरीके से यहाँ पे दो पोल होते हैं। सेम एज चार्ज, सेम एज चार्ज, सेम एज चार्ज, प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज। नॉर्थ पोल को प्लस मैग्नेटिक चार्ज बोलते हैं, नॉर्थ पोल को प्लस मैग्नेटिक चार्ज बोलते हैं, साउथ पोल को निगेटिव मैग्नेटिक चार्ज बोलते हैं। पोल स्ट्रेंथ है ये। सेम पोल रिपेल ईच अदर, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल ईच अदर, साउथ साउथ रिपेल ईच अदर, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट, अपोजिट पोल अट्रैक्ट। दो पोल के बीच में फोर्स लगता है, ये पोल स्ट्रेंथ के बीच में। नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ मान लो M1 है, दूसरे नॉर्थ पोल का M2 है, तो M1 M2/r²। एक पोल स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड है। जिस तरीके से डाइपोल बनता है माइनस क्यू प्लस क्यू, तो ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू लेंथ एल, तो क्यू एल आता है डाइपोल मोमेंट। उसी तरीके से ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगा। मान लो नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ गया। दोनों के लेंथ में थोड़ा डिफरेंस होता है, वो समझाने के बाद मैंने समझाया पोल स्ट्रेंथ ml होगा। ये एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होता है, इसका यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर लिखते हैं। तो पोल स्ट्रेंथ का यूनिट, ये पोल स्ट्रेंथ है और ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या हो जाएगा, ये एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ, लेंथ से लेंथ का स्क्वायर कटेगा, एक लेंथ बनेगा, तो इसका यूनिट आया एम्पियर इंटू मीटर। कितने लोगों को समझ आया जरा बताइए, कितने लोगों को ये चीज समझ आया? बताओ, कितने लोगों को समझ आया, थम्स अप करके बताइए। समझ आया तो थम्स अप, नहीं आया तो थम्स डाउन। बाकी धीरे धीरे समझाएंगे, फील्ड जितना पढ़ाया उतना समझ में आया कि नहीं। बाकी बहुत सारी चीजें हम समझेंगे, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, किधर जाता है, पोल स्ट्रेंथ के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे अभी, वो बाद में। अभी जितना समझाया कि नहीं समझाया आया बोलो, अभी जितना समझाया वो समझ में आया कि नहीं, अभी तक का, सिर्फ अभी तक का बताओ।
मैग्नेट में करंट कहां से आया भाई, यूनिट उठाया बस। करंट कैरिंग लूप भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता और बाहर मैग्नेट भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता। चलो जेन्यून डाउट है तेरा। करंट कैरिंग लूप क्या पैदा करता, करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड और बाहर मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट को रिलेट किया बस। या मैं क्या कह रहा था कि मैं अभी जाऊंगा ना, 2 किलो चीनी दे देना। 2 किलो चीनी है, नहीं है? पक्का देखो ना किचन में होगा। 2 किलो बांध देना, मैं अभी जाऊंगा ना, 2 किलो चीनी दे देना। पक्का ना? 2 किलो। इतना चाय में चीनी था यार, मुझे लगा ज्यादा होगा, ले जा तो बनवा के मैं। कहाँ है? 97% लोगों को समझ में आ गया, बहुत बड़ी बात है ये। चलिए, बहुत इजी था तो समझ में ही आएगा। आसान तो है नहीं, आसान तो है नहीं, बहुत इजी था। अब यहाँ पे दो चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा। जैसे ये मैग्नेट का एक टुकड़ा है, इस मैग्नेट के टुकड़े का यहां पे नॉर्थ पोल है, ध्यान से देखिए, यहां पे नॉर्थ पोल है। प्लस एम जहां लिखा हो, कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल। और जहां पे माइनस एम लिखा है वो साउथ पोल, साउथ पोल। इन दोनों के बीच का लेंथ है एल। अब मान लो, अब मान लो कि एक बार मैग्नेट जरूरी नहीं कि रेक्टेंगुलर हो, गोल भी हो सकता है। मान लो एक बार मैग्नेट मेरे पास ऐसा है और एक बार मैग्नेट ऐसा है। बताओ कौन सा बार मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, तुम देख के बताओ। दोनों की लंबाई सेम है, दोनों की देखो लंबाई लगभग सेम है, चलो दोनों की लंबाई लगभग सेम है, किसका पोल स्ट्रेंथ ज्यादा होगा बताओ? बताओ। अरे एक बार तो मैं एक ढाबे में गया खाने, भाई उसने इतने मिर्च डाल दिया ना, इतने मिर्च डाल दिया ना, चौकी धानी है राजस्थान जयपुर की तरफ। मैंने उससे मजाक नहीं, 1 किलो मिर्ची बांध के ले आया, बंधवा के ले आया 1 किलो पन्नी में। जब मिर्ची दे तू साला, इतना इतना मिर्च डाल दिया, इतना मिर्च डाल दिया ना, तीखा मतलब भाई, जिस चीज का सब्जी था ना वो नहीं था उसमें, मिर्च उसमें तैर रहा था पूरा। भाई मैंने उनको बोला कि ऐसा है, ऐसा है, तुम 1 किलो मिर्ची दो मुझे अभी, तुम्हारे पास बहुत मिर्ची है। चौकीदानी है उधर जयपुर राजस्थान के तरफ, कोटा की तरफ। मैं उसे 1 किलो मिर्ची लेके आया, और यहाँ से मैं चीनी लेके जाऊंगा। चलो बताओ किसका पोल स्ट्रेंथ ज्यादा है, ज्यादा पोल स्ट्रेंथ किसका है? ठीक है, तो देख, ऑब्वियस सी बात है, तुम साफ साफ देख पा रहे होगे कि इसकी जो गोलाई है कम है, इसकी गोलाई ज्यादा है। जिसकी गोलाई जितनी ज्यादा होती है ना, ऑब्वियस सी बात है उसका मैग्नेटिक मटेरियल ज्यादा दूर तक फैला है, ज्यादा दूर तक फैला है, तो उसमें मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा, उसमें मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा। कह सकते हैं बेटा सेम मटेरियल का मैग्नेट है, सेम मटेरियल का मैग्नेट है, सेम मटेरियल का मैग्नेट है। तो अगर सेम मटेरियल का मैग्नेट है तो इसका मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, इसका पोल स्ट्रेंथ कम होगा, है ना? तो आप कह सकते हैं यहां पे कि जो पोल स्ट्रेंथ होता है, पोल स्ट्रेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? एरिया। बिल्कुल सही बात है, पोल स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। जैसे मान लो ये एक मैग्नेट है और एक मैग्नेट ये है, एक मैग्नेट ये। अब मान लेते इसका पोल स्ट्रेंथ m1 है, इसका पोल स्ट्रेंथ m2 है, तो आप बोलेंगे m2 इज वेरी ग्रेटर देन m1। हाँ कि ना बोलो? हाँ सर। अब मैं पोल स्ट्रेंथ की बात है तो आपको बता दिया, पोल स्ट्रेंथ कई बार पूछ लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं, अगर आपसे मैं बोलूं कि मैग्नेटिक मोमेंट भी बताइए, क्या बताइए? मैग्नेटिक मोमेंट भी बताइए। आप बोलेंगे कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा m, वो तो होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। अब पोल स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, नहीं हो गया? सोचो, ये कई किताबों उताबों में नहीं लिखा होता, ये मैंने खुद सोचा है थोड़ा अलग तरीके से चीजों को विजुअलाइज करने के लिए, है ना? है ना? ठीक है ना? तो मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट होता है पोल स्ट्रेंथ
और दोनों पोल के बीच का लेंथ। पोल स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, पोल स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। बता, पोल स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया और एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम हो जाएगा। तो तुम डायरेक्टली वॉल्यूम देख के मैग्नेटिक मोमेंट बता सकते हो क्या? डायरेक्टली वॉल्यूम देख के मैग्नेटिक मोमेंट बता सकते हो क्या? हाँ सर बता सकते हैं। अब मान लो, क्या हुई, क्या हुई तेरी वादी, ओ इरादी, वो इरादी तेरी वादी, क्या हुई तेरी वादी, वो इरादी तेरी वादी, वो इरादी क्या हुई। चलो ये बताओ, अब यहां पे दो मैग्नेट हैं, आपको साफ साफ दिख रहेंगे। फाइंड नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इफ इच मैग्नेट डाइपोल मोमेंट इज कैपिटल एम। अगर दोनों मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम है, दोनों मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम है, फाइंड फाइंड नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, फाइंड नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इफ इच हैव मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज कैपिटल एम। आंसर आएगा आपका एम ही रह जाएगा सर। दूसरा ऑप्शन आएगा 2m हो जाएगा सर। तीसरा ऑप्शन आएगा √3m हो जाएगा सर। चौथा ऑप्शन आएगा आपका m √3m, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। चलिए चलिए, पोल क्रिएट कर देते हैं, 45 सेकेंड का करिए इसको। चलिए आराम से करिएगा, गलती होने पे गोली मार सकता हूं मैं आपको। सही है, क्या होगा? तो यहां पे देखिए, डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होता है, तो इसका साउथ से नॉर्थ इधर मैग्नेटिक मोमेंट हो, और दूसरा बेटा साउथ टू नॉर्थ ये होता है, ये मैग्नेटिक मोमेंट होगा। साउथ टू नॉर्थ ये होगा एक, ऐसे होगा साउथ टू नॉर्थ। अब तुम ध्यान से देखोगे, एक मैग्नेटिक मोमेंट ये हो गया एम, और दूसरा मैग्नेटिक मोमेंट ये है एम, ये बीच का एंगल 60 डिग्री सही नहीं है, क्योंकि एक मैग्नेटिक मोमेंट का तो हेड है, दूसरे का टेल है। तो आप क्या करेंगे कि इसको नीचे शिफ्ट कर दीजिए या इसको पीछे शिफ्ट कर दीजिए। चलिए इसको नीचे ले आते हैं, इसको नीचे ले सकते हैं, इसके डायरेक्शन और लेंथ को सेम रखते हुए नीचे शिफ्ट करेंगे एम, ये हो जाएगा 120 डिग्री। एम और एम का सम, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, एंगल 120, तो एम ही रह जाएगा। तो आपका सही जवाब आएगा ए। आपने सोच लिया था क्या? अच्छा, ये सारी चीजें रिपीट हुई है कि नहीं हुई है? ये सेम चीजें तो आपने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा है। 61% लोगों ने सही किया है, लेकिन 23% और 10% लोगों का मैं क्या करूं? ये जो 23% लोग हैं वो अभी भी एंगल सही से नहीं देख पाए। ये जो 23% लोग हैं ना बेटा, वो एंगल सही से नहीं देख पाए। बताइए। सिलेबस कल बता दूंगा मैं, बात करके बेटा, कल बता दूंगा। तुम कितने गधे नालायक बेवकूफ हो, सोचो तुम क्या हो, सोचो तुम क्या हो, ये सवाल करो, एक बढ़िया सवाल है। साउथ नॉर्थ मैग्नेटिक मूवमेंट, साउथ नॉर्थ मैग्नेटिक मूवमेंट, साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, ना साउथ, और इसका भी साउथ है, साउथ नॉर्थ 30 डिग्री। सवाल पर हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट में इसको अरेंज करना है। मैं 90 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, 120 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आराम से करना। 120 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आराम से करना। पहले सवाल पूरा पढ़ना, तब तुक्का लगाना। मैं आता हूँ।
आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। चलिए, कहाँ गए? सवाल करना नहीं है, कहाँ गए? ये पंचायती पहले करनी है, सवाल बाद में करना है, पंचायती पहले करनी है। चलो इधर देखो, साउथ नॉर्थ 90 डिग्री पे, तो एमनेट आ जाएगा √2m। यहां देख भाई, यहां देख, नॉर्थ साउथ, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ m और साउथ से नॉर्थ की तरफ m, इक्वल एंड अपोजिट, एमनेट 0। 60 डिग्री पर क्या होगा? 60 डिग्री पे √3m आएगा, और 30 डिग्री पे √3m से तो ज्यादा ही आएगा, ग्रेटर देन √3m। तो आपको क्या करना है? विच कॉन्फ़िगरेशन हैज हाईएस्ट नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट? थर्ड। हाईएस्ट नेट मैग्नेटिक मोमेंट तो थर्ड होगा, थर्ड होगा। हाईएस्ट नेट मैग्नेटिक मोमेंट तो थर्ड आएगा। आपने क्या दिया है? सिर्फ 47% लोगों ने थर्ड किया। क्यों भाई, तुक्का लगाया तूने दबा के? बता, क्या तूने लगाया तुक्का दबा के? सिर्फ 47% लोगों ने सही किया है। 18 16 18 मतलब ये तुक्का ही है और कुछ तो है नहीं भाई। 18% जो इसको कह रहे हैं हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, वो क्या ही होंगे? एम इक्वल एंड अपोजिट है, तो एम तो 0 आ रहे हैं इस पे। बताओ, सिर्फ 50% के आसपास लोगों ने सही किया, बाकी सब लोगों ने तुक्का मारा है। तुक्केबाजी नहीं छोड़ोगे तुम, मतलब तुमने कसम खा लिया है। कोई बात नहीं, मैं क्या ही कर सकता हूं। इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बताओ। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इच मैग्नेट इज एम, magnetic moment of each magnet is m, then net magnetic dipole moment is, net magnetic dipole moment is, net magnetic dipole, थोड़ा ये बड़ा दिख रहा होगा लेकिन एक्चुअल में बड़ा नहीं है, ये यही तक है। जरा समझिएगा ध्यान से, यही तक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये एंगल है 135 डिग्री। मैं आपको बता दूं, डायग्राम में थोड़ा मिसिंग है 135 डिग्री, तो यह तो 90 आपको दिख ही रहा है। अब करिए सॉल्व, आराम से करिएगा बेटा, है ना, तुक्केबाजी मत करिएगा, आराम से करिएगा। यहां पे सवाल लिखा है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इच मैग्नेट इज एम, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इच मैग्नेट इज एम, एम एम एम, देन नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज। तो यहां पे ऑप्शन क्रिएट कर देते हैं, ए √2m, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी m-√2m, ऑप्शन डी m √2m प्लस m। चलिए, पोल क्रिएट कर रहे हैं, सिर्फ 30 सेकेंड का, करिए। ओ लो 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 ओ लो लो ओ लो 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 ओ ओ लो 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 लो, मैं फुल बंदा। देख रहे मेरे पास, देख कितना वो है, ईयरफोन है देख, ऐसा वाला ईयरफोन है, देख रहे बक्सा में आता है, बक्सा में आता है ईयरफोन, ऐसे लगाते हैं इसको निकाल के, महंगा वाला, 25,000 रुपये का है ये। गरीब आदमी, देख रहे, बक्सा होता है इसमें, इसे रखते हैं, चार्ज भी हो जाता है इसमें, बक्सा होता है, देख ऐसे रहता है। तो आपका जो सही जवाब है वो बिल्कुल ही सही आपने बताया था, 0, जैसा कि आप कमेंट कर रहे थे, बिल्कुल ही, सॉरी बी ऑप्शन ना, ओहो हो, बी ऑप्शन गलत है। तो 47% लोगों ने जिन्होंने 0 दिया था, बी ऑप्शन वो गलत है। अच्छा, 8% ये गलत तो है ही है, और सी 33% लोगों ने दिया है, ये सही है, और 10% लोगों ने ये दिया, वो भी गलत है। इसमें तो पोल छोड़ते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि सिर्फ 33% लोग सही कर पाए, बाकी के जो आधे लोग थे, आधे लोग थे जिन्होंने 47% 0 बताया है, उनको एक सजा भी मिलेगी। 5 बार कान पकड़ के उठक बैठक करोगे, नीट की कसम है तुम्हें, जिन लोगों ने ये 47% टिक किया है। मैं तो तुम्हारे सामने कर लेता हूं, 5 लोग करेंगे, सॉरी, जिन लोगों ने सी 0 जवाब दिया है, जिन लोगों ने 0 जवाब दिया है, कान पकड़ के 5 बार उठक बैठक करेंगे।